तो आज का आपका पहला प्रश्न है कि बाल विकास को मुख्यतः कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया गया है? बताइए, बाल विकास को मुख्यतः कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए है आपका 3, बी है 4, सी है 5, डी है 7। तो बताइए बाल विकास को मुख्यतः कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। ये अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? डॉक्टर अर्नेस्ट जॉन्स ने बाल विकास को मुख्यतः 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। एक शैशवावस्था जो जन्म से 6 वर्ष तक की होती है, फिर आती है बाल्यावस्था, यहां पर था होगा, ठीक है, 6 से 12 वर्ष तक की होती है, फिर आती है किशोरावस्था जो 12 से 18 वर्ष तक की होती है, और जो प्रौढ़ावस्था है ये 18 वर्ष तक के बाद की अवस्था होती है। क्लियर है आपको? तो ये बाल विकास को 4 चरण में विभाजित किया है किसने? डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स ने। क्लियर है आपको? प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किस मनोवैज्ञानिक ने माना है? बताइए, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किस मनोवैज्ञानिक ने माना है? ऑप्शन ए है आपका क्रो एंड क्रो, बी है स्टेनली हॉल ने, सी है फ्रायड ने, डी है डॉक्टर अर्नेस्ट ने। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किस मनोवैज्ञानिक ने माना है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है क्रो एंड क्रो ने। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, बाल्यावस्था को कितने भागों में विभाजित किया गया है? बताइए, बाल्यावस्था को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए है आपका 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बाल्यावस्था को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो चौथे का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, 2 भागों में। क्लियर है आपको? 2 भागों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? एक होती है आपकी पूर्व बाल्यावस्था जिसे संचय काल कहते हैं, ये 6 से 9 वर्ष तक की होती है। फिर आती है आपकी उत्तर बाल्यावस्था जिसे परिपाक काल कहते हैं, ये 9 से 12 वर्ष तक की होती है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, बाल विकास की प्रथम अवस्था कौन सी मानी जाती है? बताइए कमेंट करके जल्दी से, बाल विकास की प्रथम अवस्था कौन सी मानी जाती है? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑप्शन ए है आपका शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था और डी है आपकी प्रौढ़ावस्था। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बाल विकास की प्रथम अवस्था कौन सी मानी जाती है? तो 5वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, शैशवावस्था मानी जाती है। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, शैशवावस्था बाल विकास की प्रथम अवस्था मानी जाती है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? बताइए, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन ए है आपका सभी की विकास दर समान नहीं होती है, बी ऑप्शन है विकास हमेशा रेखीय होता है, सी ऑप्शन है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, डी ऑप्शन है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? बताइए। तो छठे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? छठे का ए ऑप्शन आपका सही है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। क्लियर है आपको? ये कई चीजों पर निर्भर करती है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। बताइए, मानसिक विकास का किससे संबंध नहीं है? शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से, बी है स्मृति का विकास से, सी है अवबोधन की क्षमता से और डी है तर्क एवं निर्णय से। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो बहुत ही आसान उत्तर है आपका 7वें का। तो 7वें का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वजन और ऊंचाई ये तो फिजिकल है ना, ये शारीरिक चीजें हैं, मानसिक नहीं है। तो वजन और जो ऊंचाई है ये शारीरिक चीजें हैं। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। व्यक्ति का वजन एवं ऊंचाई का संबंध शारीरिक विकास से संबंधित है, जबकि शेष अन्य का संबंध मानसिक विकास से संबंधित है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? बताइए, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है?
ऑप्शन ए है आपका लखनऊ, बी है इलाहाबाद, सी है आगरा और डी है वाराणसी। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बताइए जल्दी से। लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी। यहां पर यह प्रश्न पुराना है इसलिए इलाहाबाद लिखा है, वैसे यहां पर प्रयागराज होना चाहिए, इतना आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है आपको? इलाहाबाद की जगह प्रयागराज लिखकर भी आ सकता है। बताइए मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो 8वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, इलाहाबाद में स्थित है। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान शाला 1947 में प्रयागराज में स्थापित की गई थी। क्लियर आपको? देखिए उत्तर में प्रयागराज लिखा है पर प्रश्न थोड़ा पुराना था तो इसलिए यहां पर इलाहाबाद ही लिखा रह गया है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बताइए शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आजीविका कमाना, बौद्धिक विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सिखाना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। तो बताइए शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? 9 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 9 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। उसे आजीविका कमाना तो एक है ही, बौद्धिक विकास भी हो, पढ़ना एवं लिखना भी सीखे और अन्य चीजें भी सीखे, अर्थात उसका सर्वांगीण विकास हो, हर चीज वो सीखे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों में बच्चों के सर्वांगीण विकास पर अत्यधिक बल दिया गया है। सर्वांगीण विकास के अंतर्गत जीवन के सभी आवश्यक पक्ष समाहित किए जाते हैं। क्लियर है आपको? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अंत तक देखा करिए। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, वीडियो बीच में छोड़कर भाग जाते हैं। परीक्षा हाल में भी उनसे बीच में ही छोड़ के भागने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि वहां पर कुछ नहीं आ रहा होगा ऐसे लोगों को जो लगातार अधूरे काम करते हैं। एग्जाम कैसे पूरा कर लेंगे? जो पढ़ ही नहीं रहे हैं, जो क्लास को पूरा नहीं अटेंड करते हैं, जो पीडीएफ को पूरा नहीं पढ़ते हैं, वो किस तरह से अपनी तैयारी को पूरा करने का ख्वाब पाले बैठे हैं? कम से कम क्लास को तो पूरा देखिए। नहीं पढ़ते हैं, बहुत से लोग कॉपी खोल के भी नहीं पढ़ते होंगे, किताबें भी नहीं खरीदी होंगी और क्लास को भी पूरा अटेंड नहीं करते हैं, फिर भी एक सपना पाले बैठे हैं, एक भ्रम में बैठे हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। दुनिया को धोखा दे सकते हो पर खुद को तो धोखा नहीं दे सकते आप। खुद के प्रति ईमानदार बनना चाहिए आपको। आपने सारे दिन में क्या किया? शाम को अपना आकलन करना जरूरी होता है, क्योंकि एक एक समय, एक एक क्षण आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है आपका, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? बताइए। ऑप्शन ए है आपका अंतः संबंध का सिद्धांत, दूसरा है निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा है अंतःक्रिया का सिद्धांत और डी है एकीकरण का सिद्धांत। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? बहुत ही आसान उत्तर है इसका। अगर आप में से बहुत से लोग इसका उत्तर दे पा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन जो दे नहीं पा रहा है उसके लिए यह बहुत बड़ी बात है। सोचने वाली बात है कि इतना आसान उत्तर वो नहीं दे पा रहा है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? बताइए 10वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 10वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है आपको? निरंतरता का सिद्धांत। विकास शारीरिक एवं मानसिक सार्वभौमिक तथा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कुछ नियमों के द्वारा प्रतिपादित होते रहते हैं। विकास की प्रक्रिया इस प्रकार है, एक तो आकार में परिवर्तन, दूसरा अनुपात में परिवर्तन, फिर रूपरेखा में परिवर्तन तथा गुण एवं मात्रा में परिवर्तन। क्लियर है आपको? तो इस तरह से विकास कार्य करता है। तो निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है? विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है 11वां, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? बताइए। बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो 11वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? बताइए जल्दी से। तो 11वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, बौद्धिक विकास का। क्लियर है आपको? जो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से
बौद्धिक विकास का हिस्सा है। बहुत से लोग अवधारणा बना लेते हैं, जैसे अभी बहुत से लोग एक अवधारणा बनाकर बैठे हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी, उसके बाद हम पूरा सिलेबस तैयार कर लेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जब शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी और जब सिलेबस पलटने बैठेंगे तो इतना डर बैठ जाएगा अंदर कि ना तो कुछ कवर कर पाएंगे और ना ही कुछ छोड़ पाएंगे। अवधारणाओं का विकास बौद्धिक विकास से संबंधित है। यह मनुष्य के समस्याओं एवं समाधान की परिपक्वता पूर्वक समझ को विकसित करने में सहायता करता है। क्लियर है आपको? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? बताइए, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? ऑप्शन ए है आपका शैशवावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है बाल्यावस्था और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? तो 12वें का जो सही ऑप्शन है आपका किशोरावस्था। क्लियर है आपको? यह बहुत ही जटिल और कठिन होती है। यहां पर तरह तरह की भावनाएं आती हैं, तरह तरह के विचार आते हैं, क्योंकि इस समय शरीर में बहुत ही हार्मोन परिवर्तन होते हैं। क्लियर है आपको? शारीरिक विकास भी अपनी चरम सीमा पर होता है और हार्मोनिक परिवर्तन भी हो रहे होते हैं। इसकी वजह से किशोरावस्था क्या है, एक जटिल और कठिन अवस्था मानी गई है। क्लियर है आपको? तो 12वें का बी ऑप्शन आपका सही है। स्टेनली हॉल ने किशोरावस्था को बड़े दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा है। ये लाइन आप लिखकर नोट कर लीजिए। मुझे 99% लग रहा है कि ये लाइन आपकी परीक्षा में किसी ना किसी सवाल में रखी होगी। स्टेनली हॉल ने किशोरावस्था को बड़े दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा है। किशोरावस्था में क्रमिक विकास तथा त्वरित विकास के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है जो, बताइए बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है, वो आपको पहचानना है। ऑप्शन ए है आपका मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, बी जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है, आप बताइए 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 13वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है आपका, किसी बच्चे के वृद्धि और विकास का अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि क्या है? बताइए, किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि क्या है? ऑप्शन ए है आपका विकासात्मक विधि, बी है तुलनात्मक विधि, सी है सांख्यिकी विधि, डी है मनोविश्लेषणात्मक विधि। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि है। तो 14वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 14वें का ए ऑप्शन आपका सही है, विकासात्मक विधि। क्लियर है आपको? बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि विकासात्मक विधि है। विकासात्मक विधि में बच्चों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषात्मक तथा सामाजिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है आपको? निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? बताइए, एकीकरण का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो 15वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत। तो विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं एक बार संक्षिप्त में। एक है आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। भिन्नता का सिद्धांत, पूर्वानुमान का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रकृति का सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, ये व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है 9।
और शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति से भिन्नता का सिद्धांत। क्लियर है आपको? तो ये रहे विकास के विभिन्न सिद्धांत। अगला प्रश्न है आपका, विकास एक प्रक्रिया है, खंडित प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है, पूर्ण प्रक्रिया है, अपूर्ण प्रक्रिया है। अगर आपने अभी तक सभी प्रश्न सही से सुने हैं या देखे हैं तो निश्चित रूप से आप इसका उत्तर दे रहे होंगे। बताइए 16वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 16वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, निरंतर। क्लियर है आपको? विकास की निरंतरता का सिद्धांत आपने अभी सुना है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। स्किनर के अनुसार विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत है व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपको, रीढ़ की हड्डी हृदय से पूर्व विकसित होती है, यह निम्न प्रवृत्ति के संचालन के कारण होता है। बताइए किस कारण रीढ़ की हड्डी हृदय से पूर्व विकसित होती है। ऑप्शन ए है आपका सामान्य से विशिष्ट तक, बी है सिफेलोकार्डल, सी है प्रोक्सिमोडिस्टल और डी है आपका भाग से संपूर्ण तक। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 17वें का। तो 17वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, प्रोक्सिमोडिस्टल। तो रीढ़ की हड्डी हृदय से पूर्व विकसित होती है, यह सामीप्यता की प्रवृत्ति के संचालन के कारण होता है। यह प्रवृत्ति वृद्धि तथा विकास निकट से दूर की ओर के क्रम का अनुसरण करता है। क्लियर है आपको? तो सामीप्यता की प्रवृत्ति का कारण होता है ये। अगला प्रश्न है आपका, मानव विकास का अध्ययन करने के लिए किस आनुवांशिक विधि का प्रयोग किया जा सकता है। बताइए 18वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मानव विकास का अध्ययन करने के लिए किस आनुवांशिक विधि का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए है आपका क्षैतिज, बी है लंबवत, क्षैतिज और लंबवत दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 18वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जल्दी से बताइए। 18वें का सी ऑप्शन आपका सही है, क्षैतिज और लंबवत दोनों। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा एक सही क्रम है। ऑप्शन ए है आपका अंडाणु शुक्राणु ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज, बी है ब्लास्टोसिस्ट अंडाणु शुक्राणु युग्मनज, सी है ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज अंडाणु शुक्राणु या अंडाणु शुक्राणु युग्मनज ब्लास्टोसिस्ट। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ये निषेचन की प्रक्रिया आपसे पूछ रहा है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका 19 का वो डी है। स्त्रियों में सबसे पहले अंडाणु बनता है, फिर वहां पर शुक्राणु आता है, फिर युग्मनज बनता है दोनों के संपर्क से, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है। क्लियर है आपको? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। बताइए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा चरण सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है इंद्रिय गामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है उत्तर संक्रियात्मक अवस्था और डी है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए कमेंट करके। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो 20 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर है आपको? तो पियाजे के संज्ञानात्मक के 4 चरण हैं। कौन कौन से संज्ञानात्मक विकास के इनके 4 चरण। संवेदनात्मक गामक इंद्रिय गामक अवस्था। क्लियर है आपको? ये 0 से 2 वर्ष तक की होती है। फिर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 207 वर्ष तक की होती है। फिर है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष तक की होती है। फिर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 से वर्ष के बाद की होती है। क्लियर है आपको? तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं, कौन कौन से हैं ये आपको बता दिया गया है। तो आज का आपका 21 क्वेश्चन है कि बच्चों की बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। बताइए बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, किसके द्वारा पहचान की गई वो आपको बताना है। एरिकसन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, कोहल वर्ग द्वारा। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बच्चों की बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। तो 21 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 का सी ऑप्शन आपका सही है। क्लियर आपको? पियाजे द्वारा की गई है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो पियाजे ने बच्चों की बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की है। क्लियर है आपको? यह आपको कल बताया भी गया था कौन कौन सी 4 विशिष्ट अवस्थाएं थी। अगला प्रश्न है आपका,
कोहल वर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं? संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण या नैतिक विकास के चरण? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं, तो बच्चे क्या सीखते हैं कोहल वर्ग के अनुसार? ऑप्शन ए है आपका संज्ञानात्मक विकास के चरण, बी है शारीरिक विकास के चरण, सी है संवेगात्मक विकास के चरण और डी है आपका नैतिक विकास के चरण। तो 22 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 22 का डी ऑप्शन आपका सही है, नैतिक विकास के चरण सीखते हैं। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कोहल वर्ग ने 10 से 16 वर्ष तक के बच्चों में नैतिक विकास के चरणों का अध्ययन करके अपना नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसकी 3 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो उत्तर आपका हो जाएगा कोहल वर्ग। क्लियर है आपको? क्या उत्तर हो जाएगा? कोहल वर्ग। तो पूर्व परंपरागत स्तर यानी कि प्राक रूढ़िगत स्तर, परंपरागत स्तर यानी कि रूढ़िगत नैतिक स्तर, उत्तर रूढ़िगत स्तर, परंपरागत अवस्था में बालक की नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। क्लियर है आपको? तो यहां पर ये तीसरा ये यहां पर कंप्लीट हो जाता है। फिर आगे ये लाइन है, परंपरागत अवस्था में बालक की नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, भाषा के विकास में आंतरिक भाषण की अवधारणा किसके द्वारा आरंभ की गई थी? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भाषा के विकास में आंतरिक विकास की अवधारणा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए है आपका पियाजे द्वारा, बी है चोम्स्की द्वारा, सी है वाइगोत्स्की द्वारा, डी है स्कीनर द्वारा। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भाषा के विकास में आंतरिक भाषण की अवधारणा किसके द्वारा आरंभ की गई थी? ए पियाजे, बी चोम्स्की, सी वाइगोत्स्की, डी स्कीनर। तो 23 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 23 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, वाइगोत्स्की द्वारा। क्लियर है आपको? फोकस बनाकर पढ़ते रहिए और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लियर है आपको? आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत से लोगों के मैं मॉक टेस्ट के कमेंट्स में रिजल्ट पढ़ता हूं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब आपके प्रश्न काफ़ी ज़्यादा सही हो रहे होते हैं। 70 से % ऊपर जिनके भी सही हो रहे हैं उनकी बहुत अच्छी तैयारी है। 50-60 वाले भी 70 से 80 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी, लगातार रिवीजन करते रहना होगा अपने एग्जाम तक। क्लियर है आपको? भाषा के विकास के सिद्धांत में आंतरिक भाषण की अवधारणा वाइगोत्स्की द्वारा आरंभ की गई थी। इनके अनुसार बालक अपने व्यवहार को नियोजित एवं निर्देशित करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। साथ ही साथ सभी बालक अपने अंदर आत्म वार्तालाप की आदत बना लेते हैं। क्लियर है आपको? तो भाषा के विकास के सिद्धांत में आंतरिक भाषण की अवधारणा वाइगोत्स्की द्वारा आरंभ की गई थी। इनके अनुसार बालक अपने व्यवहार को नियोजित एवं निर्देशित करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। साथ ही साथ सभी बालक अपने अंदर आत्म वार्तालाप की आदत बना लेते हैं। क्लियर है आपको? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है आपका, संविधान के किस संशोधन में से शिक्षा का एक मौलिक अधिकार बन गया है? बताइए। देखिए ये आपका सिलेबस से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है, लेकिन बाल विकास आपके में है चैप्टर में, ठीक है, और ये बालकों की शिक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए यहां पर ये रखा गया है। हो सकता है एग्जामिनर इधर उधर से थोड़ा बहुत प्रश्न पूछ ले, पेपर को थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस बनाने के लिए या थोड़ा कठिन बनाने के लिए। बताइए संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया है? ऑप्शन ए है आपका 86वां संविधान संशोधन, बी है 25वां संविधान संशोधन, सी है 52वां संविधान संशोधन और डी है आपका 22वां संविधान संशोधन। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया? तो 24 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। 86वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 21A या का कहें, ठीक है, या हम इसको का भी कह सकते हैं। तो यह अनुच्छेद जोड़ा गया था। क्लियर है आपको? तो भारतीय संविधान का 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 शिक्षा के मौलिक अधिकार से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 21 के अनुसार राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। क्लियर है आपको?
अगला प्रश्न है आपका, प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांतकार कौन है? बताइए। प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांतकार कौन है? फेडरिल फ्रोबेल है, जॉन डेवी है, जीन पियाजे हैं, ग्राहम गिब्स हैं। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांतकार कौन है? बताइए। तो 25 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, जॉन डेवी है। कौन है? जॉन डेवी है प्रगतिशील शिक्षा के जनक। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपके लिए याद रखने की वाली हैं। जैसे ये पूछ लिया प्रगतिशील शिक्षा का जनक, तो ऐसे टॉपिक जो होते हैं वो वन लाइनर जो प्रश्न होते हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्लियर है आपको? जॉन डेवी संयुक्त राज्य अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षाविद थे। वे प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, प्रायः बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। तो बताइए प्रायः बालकों की बुद्धि का मापन किससे किया जाता है? अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? प्रायः बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। तो 26 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 26 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। क्लियर है आपको? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो बालकों की बुद्धि मापन अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण द्वारा किया जाता है। इस परीक्षण के अंतर्गत बच्चों का सामूहिक रूप से परीक्षण किया जाता है तथा परीक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर उनके बुद्धि स्तर का निर्धारण किया जाता है। क्लियर है आपको? तो ये चीज आपको पूरी समझ में आ गई होगी। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता कौन है? देखिए इस तरह के प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, है ना? तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता कौन है? तो ऑप्शन ए है आपका स्टर्न, बी है बीने, सी है टरमैन, डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए आप अगर ये बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि 100% सिलेबस तैयार कर लें पहले फिर हम 100% एमसीक्यू करेंगे, ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज कभी भी 100% हो ही नहीं पाती है ना? तो इसलिए आप 70 से 80% जैसे ही आपका सिलेबस हो जाए, समझ रहे ना, 70 से मैं कहता हूं 60% भी हो जाए तो आप एमसीक्यू से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत सी चीजें आप एमसीक्यू से रट लेंगे, है ना? बहुत सी चीजें आपको एमसीक्यू से समझ में आ जाएंगी। इसलिए जैसे ही आपका 60 से 70% सिलेबस हो या 70 से 80% सिलेबस आपने पढ़ लिया हो एक बार, तो आप एमसीक्यू प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। क्लियर है आपको? क्योंकि यहां से आप काफी अच्छी तरीके से अपना रिजल्ट बना पाएंगे और जो 100% के ऊपर बैठा रहेगा वो कभी भी अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर पाएगा। क्लियर है आपको? क्योंकि 100% को सही होता ही नहीं है। 27 क्या है? तो 27 का आंसर जो है आपका वो टरमैन है। क्लियर है आपको? बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता टरमैन है। तो 1916 ईस्वी में टरमैन ने मानसिक आयु व वास्तविक आयु में 100 का गुणा करके बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की विधि का निर्माण किया, जिसे वर्तमान में मान्यता प्राप्त है। इसलिए टरमैन को बुद्धि लब्धि मापने का जन्मदाता माना जाता है। बुद्धि लब्धि धारणा की प्रथम प्रतिपादक विलियम स्टर्न बुद्धि है और बुद्धि परीक्षण के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता अल्फ्रेड विने है। क्लियर आपको? तो बुद्धि लब्धि मापने के जो जन्मदाता हैं वो कौन है? वो टरमैन है। क्लियर है आपको? और बुद्धि लब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन है? विलियम स्टर्न है। और बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? अल्फ्रेड विने है। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको याद रखनी होगी। आपका अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? बताइए भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? ऑप्शन ए है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था, बी है मध्य बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था, डी है जन्म पूर्व अवधि। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? ए प्रारंभिक बाल्यावस्था, बी मध्य बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था,
डी जन्म से पूर्व अवधि। तो 28 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 28 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? वो है आपका ए। क्लियर है आपको? प्रारंभिक बाल्यावस्था। भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? प्रारंभिक बाल्यावस्था है। क्लियर है आपको? ये 6 से 9 वर्ष की आयु जो होती है यह प्रारंभिक बाल्यावस्था में गिनी जाती है। अगला प्रश्न है आपका, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। बताइए, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु किसका अनुसरण करता है? व्यंजन वर्णों का, स्वर वर्णों का, स्वर व व्यंजन दोनों वर्णों का, या शब्दों का? तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। तो 29 का जो ऑप्शन आपका सही है वो कौन सा है? वो है आपका डी। क्लियर है आपको? शब्दों का अनुकरण करता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 29 का अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है किसका? शब्दों का। शिशु का को अक्षर वर्ण ज्ञान नहीं होता है, वह उसी बात का अनुसरण की कोशिश करता है जिसे वह सुनता, अतः शिशु सर्वप्रथम शब्दों का अनुकरण करता है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, बच्चा किस उम्र में भाषा की समझ दिखाना शुरू करता है? बताइए, बच्चा किस उम्र में भाषा की समझ दिखाना शुरू करता है? ऑप्शन ए है आपका जन्म से ही, बी है 3 महीने पर, सी है 6 महीने पर, और डी है 1 वर्ष में। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बच्चा किस उम्र में भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है? बताइए। तो 30 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर है आपको? 6 महीने पर। तो बच्चा 5-6 महीने पर भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है। भाषा विकास का प्रथम सोपान ही ध्वनि की पहचान करना होता है। बच्चा 5-6 माह में ध्वनियों में विभेद करने, परिचित ध्वनि को पहचान कर प्रतिक्रिया देने लगता है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न क्या है? माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। बताइए, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है आपका पर्यावरण, बी जीन, सी होम्योस्टेसिस, डी आनुवांशिकता। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? तो 31 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, आनुवांशिकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता कहा जाता है। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित लक्षणों को आनुवांशिकता कहा जाता है, जो लक्षण जीन के रूप में मौजूद रहता है। पर्यावरण बाह्य कारक है जो व्यक्ति को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है आपका, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या है? बताइए, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या है? ए परिवार का वातावरण, बी कक्षा का वातावरण, सी पास पड़ोस का वातावरण, डी उपरोक्त सभी। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या है? तो 32 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, उपरोक्त सभी। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। तो बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक व शारीरिक आदि। अगला प्रश्न है आपका, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसका कथन है? बताइए, वातावरण वह शक्ति है, वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसका कथन है? ए वुडवर्थ का, बी रॉस का, सी एनास्टसी का, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसका कथन है? तो 33 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रास महोदय ने कहा, वातावरण के विभिन्न पक्ष व्यक्तियों एवं जीव जगत को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति धीरे धीरे वातावरण को समायोजित कर लेता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, प्रकृति पोषण विवाद किससे संबंधित है? बताइए, प्रकृति पोषण विवाद किससे संबंधित है? ए आनुवांशिकी एवं वातावरण से, बी व्यवहार एवं वातावरण से, सी वातावरण एवं जीव विज्ञान से, डी वातावरण एवं पालन पोषण से। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? प्रकृति पोषण विवाद किससे संबंधित है?
तो 34 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, वातावरण एवं जीव विज्ञान से। प्रकृति पोषण विवाद का अभिप्राय जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं हैं, अतः इसका प्रत्यक्ष संबंध वातावरण एवं जीव विज्ञान से है। अगला प्रश्न है आपका, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? बताइए, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? बहुत ही आसान प्रश्न है आपके लिए, बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर दे पाएंगे। ऑप्शन ए है आपका माता पिता, बी वातावरण, सी विद्यालय का वातावरण, डी समाज। देखिए, आप में से बहुत से लोगों का अब स्कोर अच्छा होने लगा है, अब बहुत से लोगों को ये प्रश्न भी आसान लगने लगे होंगे, लेकिन अब इनका स्कोर अगर आपका अच्छा होने लगे तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाइएगा। बहुत से बच्चे क्या होता है, एक बार उनका स्कोर अच्छा होने लगता है तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और अपनी प्रैक्टिस रोक देते हैं। लेकिन प्लीज आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। मैं आपकी बहुत फिक्र करता हूं, आप कहीं गलत निर्णय ना ले लें, इसलिए मैं एक एक चीज आपको खुद बताता हूं, एक एक डेली आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करता हूं, जिससे आपका फोकस बना रहे अपनी पढ़ाई पर, अपने टारगेट पर। क्लियर है आपको? तो बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो 35 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, माता पिता पर निर्भर करता है, फिर परिवार पर निर्भर करता है, फिर वातावरण पर निर्भर करता है, फिर समाज पर निर्भर करता है, फिर विद्यालय के वातावरण पर निर्भर करता है। सबसे पहले किस पर निर्भर करता है? माता पिता पर। बालक का प्रारंभिक विकास उसके माता पिता का प्रभाव पड़ता है, इसलिए माता पिता को बालक का प्रथम शिक्षक माना जाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ऑप्शन ए है आपका पर्यावरण, बी स्वास्थ्य, सी आहार, डी ये सभी। बताइए, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? बहुत ही आसान उत्तर होगा इसका आपके लिए, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कई बार आप वृद्धि और विकास के चैप्टर को पढ़ चुके हैं, उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को कर चुके हैं, तो उम्मीद करता हूं आप इसका उत्तर बिल्कुल सही बता रहे होंगे। तो 36 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 36 का डी ऑप्शन आपका सही होगा। ये सभी, पर्यावरण भी प्रभावित करता है। क्लियर है आपको? जैसे पहाड़ों पर पर्यावरण दूसरा होता है तो वहां के लोगों की हाइट थोड़ी कम होती है ना, और अपने जो दिल्ली उत्तर प्रदेश यहां पर आ जाते हैं तो यहां का वातावरण अलग होता है, यहां पर हाइट ज्यादा होती है। क्लियर है आपको? ऐसे ही वेस्ट इंडीज की तरफ आप जाएंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा हाइट वाले लोग होते हैं, है ना। तो वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? पर्यावरण महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य भी है, अगर किसी को पोलियो हो गया, बीमारी लग गई, तो वो कैसे वृद्धि कर पाएगा। आहार है कि सही से खाने को ही नहीं मिला तो भी उसकी वृद्धि प्रभावित होगी। तो ये सभी कारण है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? बताइए। देखिए, आपने पिछले एक प्रश्न किया होगा जिसमें 266 ऑप्शन था। क्लियर है आपको कि सामान्य प्रसव कितने दिन का होता है ना, गर्भकाल, तो उसमें 266 था, क्योंकि उसके ऑप्शन में 280 नहीं था, 280 के सबसे करीब 266 था, इसलिए आपने वहां पे 266 सही किया था। आज 280 दिया हुआ है। क्लियर है आपको? तो 37 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 37 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 280। क्लियर है आपको? जब एमसीक्यू कर रहे होते तो बेस्ट सुटेबल आंसर पर लगाने की कोशिश करते हैं, जब बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर ना दिया हो। क्लियर है आपको? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सामान्यतः मानव गर्भावधि 40 सप्ताह अथवा 280 दिन की होती है। जन्म पूर्व काल को 3 खंडों में विभाजित किया गया। पहली होती है डिंबावस्था, फिर होती है पिंडावस्था, और फिर आती है भ्रूणावस्था। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। बताइए, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है सिर से, पैर से, हाथ से या संपूर्ण शरीर से? बताइए, किस तरह से गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है? उसके सिर से या पैर से या हाथ से या संपूर्ण शरीर से? तो 38 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, सिर से होता है। क्लियर है आपको? किससे होता है? सिर से। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। गर्भस्थ शिशु में सर्वप्रथम मस्तिष्क का विकास होता है, अतः संवेदनशीलता का विकास भी सिर से प्रारंभ होता है।
अगला प्रश्न है आपका, जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। बताइए, जन्म से पूर्व होने वाले विकास को कौन सा तथ्य है जो नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? तो ए ऑप्शन है आपका कैफीन, बी है व्यायाम, सी है शराब, डी है आपका विकिरण। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है, नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। देखिए, कैफीन आप अगर गर्भावस्था में लेंगे तो ये प्रभावित करता है नकारात्मक रूप से, शराब भी प्रभावित करते हैं, विकिरण तो ऐसे भी प्रभावित करता है, गर्भावस्था में तो करेगा ही। तो जो व्यायाम है, जो एक्सरसाइज है आपकी, ये नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करती है, ये सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। क्लियर है आपको? तो जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले कारण निम्नलिखित हैं। एक तो आपका कैफीन हो गया, शराब हो गया, विकिरण हो गया, सिगरेट हो गया, निकोटीन हो गया। व्यायाम जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। आपका अगला प्रश्न है, संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से जुड़ा हुआ है? बताइए, शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से? बहुत ही आसान उत्तर होगा अगर आपने बिल्कुल भी सही से पढ़ा है जरा सा भी इस संवेगात्मक को। तो संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से जुड़ा हुआ है? जो मैंने गरिमा बैच में जीन पियाजे के सिद्धांत वाले नोट्स दिए हैं, उनको बहुत अच्छी से रिवाइज कर लीजिएगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो आपकी परीक्षा में आएगा ही। क्लियर है आपको? बहुत अच्छे नोट्स आपको दिए गए हैं गरिमा बैच में, तो उसे आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। क्लियर है आपको? तो 40वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 40वें का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, किशोरावस्था। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो संवेगात्मक क्रांति का अर्थ है संवेगों में पूर्ण परिवर्तन तथा नए संवेगों का पूर्ण स्थापन। क्लियर है आपको? तो इस प्रकार का परिवर्तन किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है। इसलिए स्टेनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। क्लियर है आपको? तो ये रहा आपका पूरा 40वां क्वेश्चन।